फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो आज मैं फिर से आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं फार्माकोलॉजी लेक्चर। तो सबसे पहले आप सभी को मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 में आपका स्वागत है और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे सभी लेक्चर्स को आप सभी को देख रहे हैं, इसलिए हमको भी और मोटिवेशन बढ़ते हुए जा रहा है और आपके लिए अभी लगातार फार्माकोलॉजी का लेक्चर्स आएंगे। तो इसलिए बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर ले। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में, कि अगर क्लासिफिकेशन में जानेंगे कि डिफरेंट प्रकार का एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स का भी यूज किया जाता है, अजोल्स का भी यूज किया जाता है, एनालाइमाइन्स का यूज किया जाता है और टॉपिकल एजेंट यानी स्किन पे लगाने वाले कौन कौन से एंटी फंगल ड्रग्स हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो खड़े होकर सही से हम टाइट होकर बैठ जाइए, बस 30 मिनट आपका लूंगा और पूरे एंटी फंगल ड्रग्स को आपको याद करवा कर ही हम जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों लोग यहां पर यह जानना है कि ये जो आपका एंटी फंगल ड्रग्स है यह होता क्या है। जब भी आपके बॉडी में फंगस इंफेक्शन लगते हैं, जैसे इचिंग हो गया, आपका कहीं पे खुजली होना, ये सभी अगर हो रहे हैं तो उसमें जो मेडिसिन का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं। यहां पर बोला गया फंगल इंफेक्शन में भी सिस्टमेटिक और सुपरफिशियल, कि जो आपको फंगल इंफेक्शन होगा वो कैसा होगा, या तो सिस्टमेटिक कोई भी एक सिस्टम एक रीजन में होगा, या फिर सुपरफिशियल आपके स्किन के ऊपर में या होने के काम करेंगे। There has been an increase the incidence and severe of the fungal infection in the recent year। ये जो रिसेंट अभी कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत सारे को देखने को मिला है, बहुत सारे लोगों में। जैसे आपके फैमिली, आपके घर, ये सभी में कोई ना कोई ऐसे होंगे जिनको ये चीज जो खुजली का है ये आपको सभी में फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे ये कहां पर देखने को मिलते हैं, आपके जांघ के पास में, आपके जो जेनाइटल पार्ट्स हैं उन सभी ऑर्गन्स के पास में ये ज्यादातर इचिंग वगैरह देखने को मिलते हैं। अब यहां पर बात किया जाता है क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जब हम एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या चीज को देखेंगे। सबसे पहला हम जो बात कर रहे हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन, वैसा मेडिकेशन जो सेल मेम्ब्रेन पे, जैसे ये अगर फंगस है तो इसके ये बाहरी जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे वर्क करने वाले जो मेडिसिन है जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में बोला जाए तो एम्फोटेरेसिन बी, नियाएस्टाडीन, हैमासिन, ये सभी एंटी फंगल का क्या है, या एक एंटीबायोटिक्स है जिसको फंगल इन्फेक्शन जब सीवियर होते हैं तो इनमें इस चीज का यूज किया जाता है। सेकंड बात करते हैं आजोल्स के बारे में। आजोल्स कहने का मतलब क्या हो गया, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोनाजोल, ये सभी जोल्स एंटी फंगल ड्रग्स है। बात करते हैं सी नंबर के बारे में, जैसे ट्राइजोल्स में आते हैं फ्लूकोनाजोल्स, इट्रोनाजोल्स एंड ट्राइकोनाजोल्स। ये डिफरेंट आपको मैंने एंटी फंगल ड्रग्स के नाम को मैंने बताया, जो कि ड्रग्स ये सभी जितने हैं ये सभी सेल वॉल पे वर्क करते हैं, उसी पे फंक्शन करने का काम करता है। अब नेक्स्ट यहां पर बात किया जाए बच्चों लोग कि क्लासिफिकेशन ड्रग एक्टिंग ऑन द सेल वॉल, कि जो सेल वॉल जो बाहरी जो दीवार है इस पे जो वर्क करने का काम करता है उस चीज वैसे ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला निमोकैंडिडाइटिस एंड द कैप्सिफ्यूगम, या फिर माइकाफंगिन एंड एनिडुलोफ्लुविन, ये सभी ड्रग्स हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस। जो ड्रग्स न्यूक्लियस पे फंक्शन करने का काम करता है उसे हम बोलते हैं ग्रेसियोफ्लेविन, फ्लूसाइटोसिन और अदर। अगर टॉपिकल एजेंट के बारे में बात किया जाए कि जो आपके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे यूज किया जाता है वो आपका है टोलोनाफेक्टेड, अंडरसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सभी ड्रग्स हैं जो आपके टॉपिकल रीजन में लगाए जाते हैं, या तो क्रीम के फॉर्म में या तो पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब अगर बात किया जाए कि बाबू अगर ये जो ड्रग्स है ये कहां कहां वर्क करते हैं, तो जैसे क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, तो ये कहां काम करेंगे बाबू, एंटी फंगल ड्रग्स में एक्ट ऑन द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड आपका न्यूक्लियस, इन सभी जगह पे क्या करते हैं ये ड्रग्स वहां काम करते हैं।
तो इन सभी डिफरेंट ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा ड्रग्स है, ये कहां पे फंक्शन करने वाले हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये यहां पर सेल वॉल पे जो काम करने वाले काम है, ये आपका नीमो कैंडिडाइटिस है जो कि सेल वॉल पे काम करते हैं। यहां पर न्यूक्लियस पे काम करने वाला को ग्रिसिफ्लुविक या फिर फ्लूकोसाइटोसिन, ये दोनों ड्रग्स है, ये आपके न्यूक्लियस पे काम करते हैं। ये अंदर की ओर जो सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस पे जो काम करने वाला है पोलियंस हो गया, एजोल्स हो गए, ये दोनों ड्रग्स क्या करते हैं, ये आपके सेल मेम्ब्रेन पे फंक्शन करने का काम करता है। अब बच्चों लोग यहां पे समझना यह जरूरी है कि कौन से ड्रग्स है, उसका मैकेनिज्म क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, और कौन से ड्रग्स कॉमनली ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। अब यहां पर बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी के बारे में। बोला गया एम्फोटेरिसिन बी इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स। ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है, यानी ये ज्यादातर जितने भी एंटी फंगस वगैरह हाईली इन्फेक्शन होते हैं उन सभी में ये ज्यादातर यूज होते हैं और ये पूरी तरह से वर्क करता है। जैसे मैंने आपको एंटीबायोटिक पढ़ाया था बच्चों लोग, तो एंटीबायोटिक में मैंने आपको बोला था ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, वैसे मेडिसिन, वैसे ड्रग्स जो या तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या तो सिर्फ ग्राम निगेटिव पे वर्क करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये दोनों पे काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते किसको है। ये आपके जितने भी जैसे क्रिप्टोकोकस हो गया, कोकाईडियोडाइटिस हो गया, कैंडिडा हो गया, एस्परगिलस हो गया, ब्लास्टोमाइसिस हो गया, इन सभी पे ये फंक्शन करने का काम करता है। यानी जितने भी फंगस टाइप होते हैं उन सभी को ये किल करने का, उसके ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो ऐसे को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स, एम्फोटेरिसिन बी को बोला जाता है। यहां पर अगर बात किया जाए कि ये वर्क कैसे करता है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो बोला गया कि एम्फोटेरिसिन बी नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। अगर आप ओरली लेते हैं तो ये आपके गट में एब्जॉर्ब नहीं होता है, हेंस इज नॉट सुटेबल ओरली फॉर द सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। यानी जो आपका सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है, चाहे आप इंटेस्टाइन, लीवर, ये सभी अलग अलग जगह पे सिस्टम पे अगर है तो ये उसको ट्रीट करने का काम नहीं करेगा एम्फोटेरिसिन बी, क्योंकि यह ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर बताओ आप खाना खा रहे हो और वो अगर डाइजेस्ट ही ना हो तो क्या वो आपको एनर्जी देने का काम करेगा, नहीं देगा। उसी तरह से अगर ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ये भी फंक्शन नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसे यहां पर बोला गया इट इज हाईली बॉन्ड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहता है, साथ साथ एस्ट्रियोल जो हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं उन सभी से बाइंड हो जाता है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस टिश्यूज, डज नॉट क्रॉस बीबीबी। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को कभी भी क्रॉस नहीं करता है। बोला गया इट मेटाबोलाइज इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड स्लोली यूरिन एंड बाइल्स, कि ये इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये लीवर में होता है और यूरिन और बाइल्स के रूप में ये बाहर एक्सक्रीट आउट होने का काम करते हैं। अब अगर बात किया जाए बच्चों लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में कि एम्फोटेरिसिन बी है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहला जो आपका एम्फोटेरिसिन बी हो गया या फिर नियाएस्टिडीन हो गए या फिर हेमासिन हो गया, इन सभी क्या करते हैं, बाइंड टाइटली टू द अर्गेस्ट्रॉल इन द फंगल मेम्ब्रेन। जो फंगस होते हैं उसके मेम्ब्रेन में जो अर्गेस्ट्रॉल होता है, ये जो अर्गेस्ट्रॉल है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है बाबू, प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में, उसके सेल वॉल को, मेम्ब्रेन को डेवलप करने में ये आपको हेल्प करते हैं। तो ये अर्गेस्ट्रॉल के साथ में ये तीनों मेडिसिन अगर लेते हैं तो कोई भी अगर इस मेडिसिन को यूज करेंगे तो सबसे पहले अर्गेस्ट्रॉल के साथ में बाइंड होता है
और बाइंड होने के बाद में ये पोर्स बनाने लगते हैं। जैसे अगर ये है तो इसको छिद्र बनाना स्टार्ट कर देगा, और जब ये पोर्स बनेंगे तो परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक दूसरे जगह से पारदर्शी हो जाएंगे, एंड द लीकेज इन द इंट्रासेलुलर कंटेंट, और उस फंगस के अंदर में जो भी कंटेंट होगा वो सभी बाहर की ओर निकल जाएंगे, और लास्टली जो फंगस है वो क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। यानी सिंपल से अगर बोला जाए बच्चों लोग कि अगर आपके ये बॉडी ऑर्गन है और अगर स्टोमक रीजन को हम कट करें तो क्या होगा, सबसे पहले ब्लड आएंगे, लेकिन और कट करेंगे डीपली तो क्या होगा, अंदर का जो भी ऑर्गन्स वगैरह है वो भी बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम ऐसे आएंगे कि हम डेड कर जाएंगे। तो उसी तरह से जो ये फंगस है इसको धीरे धीरे पोर्स बनाया, और इसके अंदर में जो भी ऑल मॉलिक्यूल्स है जो इसके अंदर इंटरसेलुलर में यानी सेल के अंदर, वो सभी बाहर की ओर लीक आउट होना स्टार्ट करते हैं, और इस तरह से आपका एम्फोटेरिसिन बी है या एंटी फंगल ड्रग्स की तरह वर्क करता है। तो यहां तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर बच्चों लोग अब यहां पर बात किया जाए कि अगर आप एम्फोटेरिसिन बी लेते हैं तो क्या क्या देखने को साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि एम्फोटेरिसिन या मोस्ट टॉक्सिक होता है एंटी फंगल एजेंट के लिए। अगर बात किया जाए कि अगर आप इसको लेते हैं तो फीवर, चिल्स, हेडेक, डिसएपनिया यानी आपको सांस लेने में भी आपको दिक्कत होगा, एनीमिया एंड द इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, इन सभी चीज आपको देखने को मिलता है। तो माइंड में सेटअप कर लीजिए कि सबसे मेन सिम्टम्स क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इंबैलेंस होना, और दूसरा आपका एनीमिक होना, और बाकी आप सभी जानते हैं कि सर क्या होने लगता है, हेडेक हो गया, डिसएपनिया हो गया, फीवर हो गया, ये सभी चीज आपको देखने को मिलते हैं। ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी होता है, यानी आपको जो लीवर फंक्शन है उसमें भी कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी दिखाने का काम करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि रिवीजन करने के लिए आपको यहां पर फिर से 45 मिनट का लेक्चर नहीं बल्कि आप उसको स्पीड बढ़ाकर अपने नोट्स से मिलाते हुए रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपके रिवीजन ही आपके माइंड को बूस्टअप करेगा, आपके कंसेप्ट को बार बार यूजफुल लाएंगे, याद रहेंगे, और उससे अगर आपको याद है तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल पे CHO, आपका DSSB, RRB, इन सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता है। तो अगर आपको एंटी फंगल आपको कंप्लीट है तो एंटी फंगल का जो MCQ सीरीज है उसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आप कितने पानी में है, या फिर इस लेक्चर को देखने के बाद में आपसे कितना क्वेश्चन नहीं बन पाता है। आप जरूर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल्स को मैं बार बार बोलता हूं बाबू सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब यहां पर अगर बात किया जाए यूजेस के बारे में कि सर एम्फोटेरिसिन बी है, इसका यूजेस क्या क्या है, कि एम्फोटेरिसिन बी जब लाइफ थ्रेटनिंग जैसे मायोटिक इंफेक्शन हो जाता है जिसको म्यूकोरोमायोसिस, इन्वेसिस एस्प्रेमोलोसिस एंड क्रिप्टोकोकसिस, इन सभी का अगर इंफेक्शन है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। सेकंड बोला गया अगर सिस्टिक ड्यू टू द कैंडिडा, अगर कैंडिडा इंफेक्शन के कारण से सिस्टाइटिस है तो हम लोग एम्फोटेरिसिन बी को यूज करते हैं, लेकिन ये आपके ब्लडर को क्या करता है बाबू, इरिटेट करने का काम करता है। एम्फोटेरिसिन बी इज गिवन ओरली इन द फंगल इंफेक्शन ऑफ द गट एंड लोकल एक्शन। अगर लोकल एक्शन नॉर्मली अगर गट या सब में अगर कोई फंगल इंफेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी फंगल ड्रग्स को चॉइस करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, इट इज यूज्ड टॉपिकली इन द कैंडिडा 3% लोशन क्रीम। अगर कैंडिडा इंफेक्शन है तो उसमें आप क्या करते हैं बाबू, इसको क्रीम के रूप में, पाउडर के रूप में आप अपने बॉडी पे यूज करते हैं, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बात करते हैं अब आगे के बारे में, जैसे कालाजार हो गया, इन सभी में भी आपको एम्फोटेरिसिन बी का यूज किया जाता है। अब यहां से बात किया जाए तो एक है नियास्टिडीन, जिसके बारे में हम बताने वाले थे। सबसे पहले बात करते हैं नियास्टिडीन के बारे में
कि ये भी जस्ट वर्क करता है एम्फोटेरिसिन बी की तरह ही वर्क करते हैं, बट इट इज टू टॉक्सिक फॉर द सिस्टमैटिक यूज, देयरफॉर इट इज यूज्ड टॉपिकली। अब ये क्या है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी वो सिस्टमैटिक फंक्शन नहीं करता था, और नियास्टिन क्या है कि ये सिस्टमैटिक फंक्शन करता है टॉपिकली। आपको क्या बोला, सिस्टमैटिक फंक्शन ये बोला गया। जैसे हम लोग एम्फोटेरिसिन बी के बारे में पढ़े थे, तो यहां पर बताया हुआ है कि बट इज इट टू टॉक्सिक फॉर द सिस्टमैटिक यूज। जैसे हम लोग एम्फोटेरिसिन बी पढ़े थे, तो उसमें हम लोग जाने थे कि जो एम्फोटेरिसिन बी है, अगर ऊपर में लगाएंगे सरफेस पे तो अच्छे से वर्क नहीं करता है, गट के थ्रू लीजिएगा तो वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। तो यहां पर लेकिन नियास्टिन है, ये एम्फोटेरिसिन की तरह वर्क करता है, ये भी सेल मेम्ब्रेन में जाता है, अर्गोस्ट्रोल से मिक्स होता है और उसके लीकेज करता है और पूरे को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन ये आपके सिस्टमैटिक यूज के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग टॉपिकली स्किन पे लगाने ये सब के लिए यूज करते हैं। बोला गया इट इज यूज्ड लोकल कैंडिडा इन्फेक्शन लाइक ओरल थ्रस्ट, वेजाइनल कैंडिडाइटिस, यानी ओरल में कोई भी इंफेक्शन वगैरह है, फंगल या फिर आपके जेनाइटल एरिया में, वेजाइनल में इचिंग वगैरह हो जाते हैं, तो उस चीज में आप नियास्टिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया नियास्टिन का यूज के बारे में, टॉपिकली ओरल, ओरोफेरेंजियल, कॉर्नियल, कंजक्टिवाइटल, ये सभी है तो आप नियास्टिन का यूज करिएगा, क्योंकि यह क्रीम पाउडर के फॉर्म में आपको आते हैं और ये टॉपिकली बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। नेक्स्ट बोला गया एज ओरल टैबलेट्स फॉर द इंटरस्टिशियल कैंडिडाइटिस एंड सुपर इन्फेक्शन ड्यू टू कैंडिडा इन वेजाइनल कैंडिडाइटिस, वेजाइनल सपोजिटरी एंड एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, बिटर टेस्ट, ये सभी आपको देखने को मिलता। तो आई होप आपको नियास्टिन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एम्फोटेरिसिन बी के बारे में भी, क्योंकि दोनों का यह अपोजिट है। जो एम्फोटेरिसिन बी है यह सिस्टमैटिक वर्क करता है, लेकिन ये आपका नियास्टिन है यह सिस्टमैटिक वर्क नहीं करता है, ये टॉपिकली वर्क करता है। तो ये माइंड में आप बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट बोला गया कि आपके, अब हम बात करते हैं ग्रेसियोफ्लेविन के बारे में कि ये ग्रेसियोफ्लेविन होता क्या है। बोला गया इट इज यूज्ड ओरली डर्मेटोट्रोफाइटिक इन्फेक्शन, इट इज नॉट इफेक्टिव टॉपिकली, कि इसको जो आप देख रहे हैं ग्रेसियोफ्लेविन, इसको ओरली यूज किया जाता है, ये टॉपिकली फंक्शन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छा नहीं है, यानी टॉपिकली ये वर्क नहीं करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात किया जाए तो ये क्या करता है, इंटरेक्ट विद द पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो जब ग्रेसियोफ्लेविन जाता है तो ये पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उससे इंटरेक्ट करता है और उसके बाद डिस्ट्रक्ट द मायोटिक स्पिंडल, और जो माइटोटिक स्पिंडल्स है, ये जो डिवीजन हो रहा है उसको जाके डिस्टर्ब कर देता है और उसके ग्रोथ वगैरह को रोकने का काम, उसके ग्रोथ वगैरह को रोकने का काम करता है। तो ये आपको माइंड में बैठा लेना है सभी के मैकेनिज्म के बारे में। अगर बात किया जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो मैंने अभी बताया कि ग्रेसियोफ्लेविन बाइंड्स विद द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है, मैंने अभी तो बताया डिवीजन कहां से होता है, न्यूक्लियस के पास से, तो उसी के साथ में बाइंड कर गया और माइटोटिस डिवीजन है उसको यह रोकने का काम करता है। समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बात किया जाए तो आपका ग्रेसियोफ्लेविन का एडवर्स इफेक्ट के बारे में, एलर्जिक इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये सभी चीज कॉज करते हैं। अगर यूजेज के बारे में बात किया जाए तो अगर यूजेज ओरली करते हैं तो यह जो सुपरफिशियल आपके स्किन पे जो डर्मेटोफाइटोसिस हो जाते हैं, तो अगर 1 ग्राम अगर आप डेली लेते हैं तो इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करने का काम करता है। अगर बात किया जाए कि इट इज अ पार्टिकली preferred when the larger area of the involves when the topical antifungal are the suitable। अगर आपके सुपरफिशियल स्किन पे अगर बहुत ज्यादा स्पेस में एंटी फंगल इंफेक्शन है तो ये आपका ग्रेसियोफ्लेविन को यूज किया जाता है। आपके नेल इंफेक्शन अगर ये है तो आपके 6 से 12
मंथ तक का ये ट्रीटमेंट करने का काम करता है। अगर इस डोज को लेते हैं तो और अच्छी तरह से ट्रीट कर देता है। दे आर हेडेक, रैशेस एंड ये सभी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये आपका है फ्लूसाइटोसिन, जिसको एंटी एमोबोलाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या जी बाबू? एंटी एमोबोलाइट्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपका क्या है? फ्लूसाइटोसिन है। अगर बात किया जाए फ्लूसाइटोसिन या एक प्रोड्रग्स है, इट इज टेकन बाय द सस्पेक्टेबल फंगल सेल एंड कन्वर्टेड इनटू 5-fluorosil that interferes the fungal DNA synthesis by inhibiting thymidate synthetic enzyme that produce fungistatic effect। बोला गया बच्चों लोग यहां पे आराम से समझना कि जो ये फ्लूसाइटोसिन देखे हो, ये अगर जो फंगल सेल वगैरह होते हैं उनको कन्वर्ट करने का काम करता है 5-fluorouracil में, यह कन्वर्ट कर देता है। और ये जो आपका यूरासिल है, जो फंगल डीएनए वगैरह होता है उसको रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। और जब एंजाइम्स सिंथेसाइज ही नहीं होगा तो ना इनमें ग्रोथ होगा, तो ये स्टैटिक की तरह काम करता है। स्टैटिक उसके ग्रोथ को रोकने का काम करे, साइडल उसको पूरी तरह से किल करने का काम करे। तो ये माइंड में बैठा लीजिएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है, जो आपको फ्लूकोसाइटोसिन है, ये 5-fluorouracil में इसको कन्वर्ट कर दिया और ये मेटाबोलाइट कर दिया, इनहिबिट कर दिया इसको। और लास्टली जो फंगल सिंथेसिस है, ये आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण से उसका ग्रोथ वगैरह स्टॉप हो जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात किया जाए फ्लूकोसाइटोसिन के बारे में, कि जो फ्लूकोसाइटोसिन है ये कॉम्बिनेशन विद द एम्फोटेरिसिन बी फॉर द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। अगर किसी को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है तो पर्सन को फ्लूकोसाइटोसिन के साथ में एम्फोटेरिसिन बी या दोनों को कंबाइन करके उसको दिया जाता है। The enter of the फ्लूकोसाइटोसिन into the fungal cell facilitated because of increased permeability of the membrane due to the action of एम्फोटेरिसिन बी। बोला गया कि जो एम्फोटेरिसिन बी है ये आपको फ्लूकोसाइटोसिन को इंटर करने में हेल्प करता है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन क्या कर दिया? उस परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज हो गया बच्चा तो इजिली से इन कर जाएगा, और जब इन कर गया तो उसका सिंथेसिस वगैरह को रोक देगा, तो ये ग्रोथ करना स्टॉप कर जाएंगे। तो ये आपको चीज को ये हमेशा माइंड में याद रखना है। अब अगर बात किया जाए इसके साइड इफेक्ट के बारे में, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एलोपैसिया, स्किन रैशेस, इचिंग, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अजोल के बारे में, ये अजोल क्या है? तो अजोल यह एक एंटी फंगल है जो कि ब्रॉडली डिवाइड किया गया अमिंडाजोल एंड ट्राइजोल्स में। अब ये दोनों क्या है? स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स आर द सिमिलर मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द एंटी फंगल स्पेक्ट्रम। ये जो आप मेडिसिन जो आप देख रहे थे, जैसे एम्फोटेरिसिन बी को देखा, ये क्या किया? जो आपका अर्गेस्ट्रोल थे उसके साथ में कंबाइन किया और उसको मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने का काम किया, और उससे क्या हुआ? लीक आउट हो गए और वो डेड करने का काम किया। यहां पर भी जो एजोल्स है वह उसी तरह से या एंटी फंगल स्पेक्ट्रम की तरह काम करने का काम करता है। समझ में आया? तो सब्सक्राइब करो ना और शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अब आगे की ओर बात किया जाए कि ट्राइजोल्स have more selective effect of the fungal स्ट्रियोल synthesis than the amindazole। यह अमिंडाजोल से अच्छा कौन काम करता है? ट्राइजोल्स काम करते हैं। और ये जो ट्राइजोल्स है ये लंबे टाइम तक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कीटोनाजोल्स, म्यूकोनाजोल्स, क्लोट्रिमाजोल्स, ये सभी मेडिसिन है जो आपके जोल्स के अंदर में आते हैं। जैसे मैंने आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह बता रहे थे, सफिक्स बता रहे थे मेडिसिन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या जिसके लास्ट में जोल्स लगे रहेंगे उसको एंटी फंगल बोलेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को बताया हूं। अगर आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में
फार्माकोलॉजी में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और मजेदार भी रहेगा, क्योंकि आपका जितना इंक्रीज करेगा ना बाबू फार्माकोलॉजी, उतना ज्यादा आपका डिमांड बढ़ेंगे हॉस्पिटल में। तो इसलिए फार्माकोलॉजी पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि इसका मैकेनिज्म क्या है। जो एजल्स है ये आपके इनहिबिट कर देते हैं अर्गोस्ट्रोल को। मैंने शुरू में ही बताया बाबू कि ये जो आपका क्या देख रहे हो, ये अगर फंगस है तो इसके मेम्ब्रेन के अंदर में क्या मैंने बोला था कि अर्गोस्ट्रोल एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। अब इसी अर्गोस्ट्रोल को निकलने ही ना दे, बनने ही ना दे, तो क्या उसको एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे जब आपको खाना मिलेगा ही नहीं तो क्या तो आप काम करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही आजोल्स है, ये क्या करते हैं, इसके जो अर्गोस्ट्रोल है उसको बनने ही सिंथेसिस ही होने नहीं देते, जिससे उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, और जब ग्रोथ होगा ही नहीं तो आगे ये स्प्रेड ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये आपको लेनोस्ट्रोल के बारे में। ये टू कन्वर्टेड टू द अर्गोस्ट्रोल बाय द एंजाइम ऑफ द लैनोसिल 114 डिमेथिलाइज। ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जो लेनोस्ट्रोल थे इसको कन्वर्ट कर दिया अर्गोस्ट्रोल को, इसको बदल देगा। अब बदल देगा अर्गोस्ट्रोल को तो बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगा नहीं, फंगस को। अब जब नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ ऐसे भी रुकना है। तो आपको ऑल टू ऑल कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेल आइकन को ऑन कर ही दिए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट फार्माकोलॉजी का आपको लेक्चर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।